हेलो बच्चों, जैसा कि आज हम लोग जो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के अंतर्गत जो कुछ बची हुई जो रिएक्शन है बेटा उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है ना। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की जो कुछ बची हुई रिएक्शन है, जैसा कि हम लोगों ने जो पिछली वीडियो में पढ़ा था कि कार्बोक्सिलिक एसिड के जो कुछ बची हुई रिएक्शन थी, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है। आज हम लोग जो है कार्बोक्सिलिक एसिड के कुछ स्पेशल रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे, जिसे हम लोग बेटा अक्सर जो है नेमिंग रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो आइए जो है जानते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड की कुछ नेमिंग रिएक्शन क्या होती हैं। तो पहला जो केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का जो नेमिंग रिएक्शन बेटा है वो हमारा है श्मिट अभिक्रिया। रिएक्शन श्मिट अभिक्रिया। ओके, कौन सी रिएक्शन बेटा हमारी है? श्मिट अभिक्रिया। श्मिट अभिक्रिया क्या होती है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड के अंतर्गत आता है। इसमें होता क्या है कि इसमें जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, इसको हम जो है हाइड्रोजोइक अम्ल होता है उसके साथ रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4। तो इससे क्या होता है बेटा, हमारा एमीन का फॉर्मेशन होता है, और इस प्रकार के रिएक्शन को बेटा हम लोग क्या कहते हैं? श्मिट रिएक्शन कहते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि जब हम जो है शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड को हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं, तो इससे किसका फॉर्मेशन होता है बेटा? हमारा एमीन का फॉर्मेशन होता है। इस प्रकार की जो अभिक्रिया है उसको बेटा हम लोग क्या कहते हैं? श्मिट अभिक्रिया कहते हैं। कैसे रिएक्शन करेंगे हम? कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सामान्य सूत्र होता है आप जानते हैं, RCOH होता है। ठीक है ना। इसके जो रिएक्शन हम किससे करेंगे? हाइड्रोजोइक अम्ल का जो सूत्र होता है वो होता है बेटा N3 क्या होता है? H होता है। किसकी उपस्थिति मैंने बताया? कंसंट्रेट H2SO4। ये हमारा जो लिखा गया है इसका नाम है हाइड्रोजोइक एसिड। कौन सा एसिड बेटा हमारा है? हाइड्रोजोइक एसिड। तो इसकी उपस्थिति में जैसे हम रिएक्शन करवाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को, तो क्या होता है इससे बेटा? हमें किसका फॉर्मेशन होता है? एमीन का फॉर्मेशन होता है, RNH2। ठीक, प्लस कुछ और चीजें निकलेंगी, जैसे हमारा बेटा होता है CO2, और प्लस निकल जाएगा हमारा बेटा क्या? N2। बैलेंस की बात करें, R एल्किल ग्रुप, N की संख्या अगर यहां पर देखें बेटा कितना है? 2, 1 कितना है? 3, इधर कितना है? 3। H की संख्या कितनी है? 2, 1 और 1 कितना हो गया? 2। कार्बन की संख्या 1, कार्बन संख्या कितनी? 1। ऑक्सीजन की संख्या 2, ऑक्सीजन संख्या कितनी हो गई बेटा? 2। तो कहने का मतलब ये है कि कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक एसिड को, ठीक है, हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ जब हम ट्रीटमेंट करते हैं, गर्म करते हैं, तो इससे हमें क्या प्राप्त होता है बेटा? प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। इस प्रकार की जो रिएक्शन है उसको हम लोग क्या कहते हैं? श्मिट अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड में किसी एग्जाम्पल की बात कर लें, मान लीजिए हमने ले लिया है एसिटिक एसिड, क्या सूत्र होता है बेटा? CH3COOH। ओके, प्लस हाइड्रोजोइक एसिड का सूत्र आपको देख ही रहे हैं, क्या होता है? N3H होता है। और इसके रिएक्शन हम जानते हैं किसको उपस्थित करना बेटा? हमें है कंसंट्रेट H2SO4 को उपस्थित करना है। तो इससे क्या मिलेगा? जो H2, ओके, प्लस CO2 और प्लस क्या निकल जाएगा हमारा बेटा? N2 गैस। यानी एक एमीन का फॉर्मेशन हुआ जिसका नाम है मेथिल एमीन। क्या नाम है? मेथिल एमीन। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से अगर हम कोई एग्जांपल की बात की, जैसे हमारे पास अगर एसिटिक एसिड है, तो एसिटिक एसिड की अगर हम रिएक्शन हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 को उपस्थित करवाएं, तो इससे हमें जो मिलने वाला जो एमीन होगा उसका नाम क्या होगा बेटा? मेथिल एमीन होगा। तो यहां पर एक बात तो क्लियर हो गई है कि अगर हम कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करें तो ख्याल करना जो बनने वाला एमीन रहेगा उसमें कहीं ना कहीं जो कार्बन की संख्या बेटा एक क्या होगी? में कार्बन की संख्या अगर आपने बेटा 2 लिया तो ख्याल करना जो बनने वाला एमीन होगा बेटा उसमें कार्बन संख्या कितनी रहेगा? 1 है। यानी कार्बन की संख्या जो है बेटा वो कहीं ना कहीं क्या होगी बेटा? घटेगी। एक मेथड है कि अगर कार्बन की संख्या घटाना है कहीं ना कहीं, तो हम कहीं ना कहीं इस प्रोसेस का यूज कर सकते हैं।
ठीक है। अगर फार्मिक एसिड का यूज करके हम हाइड्रोजोइक अम्ल से रिएक्शन करके एमीन का फॉर्मेशन करें तो इससे हमें किसी प्रकार के एमीन का फॉर्मेशन नहीं होगा। कहने का होता है वह कहीं ना कहीं बेटा सीमित अभिक्रिया नहीं शो करेगा, क्योंकि सीमित अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, किसी एमीन का फॉर्मेशन करना होता है, ठीक है ना। लेकिन फार्मिक एसिड अगर आप लेकर के बेटा हाइड्रोजोइक अम्ल और कंसंट्रेट H2O4 का यूज करें तो इससे किसी एमीन का फॉर्मेशन करना चाहेंगे तो आपका एमीन का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। तो बहुत अच्छी टेक्निक है किसी प्राथमिक एमीन बनाने की है, ठीक है। तो हमने अगर एस्टिक एसिड की बात की तो इससे जो बनने वाला हमारा एमीन था बेटा वो क्या था, मेथिल एमीन था, ओके। उसी प्रकार से अगर हम किसी एरोमेटिक कंपाउंड की बात करें, जैसे मान लीजिए बेटा हमने ले लिया है C6H5COOH, आप जानते हैं इसका नाम बेंजोइक एसिड है। क्या नाम इसका है, बेंजोइक एसिड है, ओके। क्या सूत्र है, N3OH, किसको उपस्थिति मैंने बताया, कंसंट्रेट H2SO4 को उपस्थिति में रिएक्शन करवा दिया जाए तो क्या होगा, बनेगा जो हमारा एमीन कोई एरोमेटिक एमीन होगा C6H5NH2। मैंने पहले बताया था कि जितना कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड में रहेगा जो बनने वाला एमीन रहेगा उसमें से एक कार्बन संख्या क्या होगी बेटा, कम होगी। तो ये हमारा कोई एमीन बना, साथ में CO2 और प्लस हमारा क्या निकल गया बेटा, N2। अगर एरोमेटिक रिंग पर NH2 ग्रुप लगा होता है तो इस कंपाउंड को बेटा जो नाम रखा गया इसका नाम है एनिलीन है। जो C6H5NH2 जो प्राप्त हुआ है बेंजोइक एसिड से, इस कंपाउंड का नाम क्या है बेटा, एनिलीन है। तो बहुत अच्छी टेक्निक है, बहुत अच्छी मेथड है, हम सीमित अभिक्रिया के द्वारा जो है प्राथमिक एमीन का फॉर्मेशन कार्बोक्सिलिक एसिड के द्वारा क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार से अगर और हम बात कर लें, जैसे हमने लिए बेटा CH3 ले लिया, CH2 ले लिया, CH2 ले लिया, COOH, मतलब कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ले ले कार्ब संख्या, और प्लस रिएक्शन किससे कर रहे हैं, हाइड्रोजोइक अम्ल का सूत्र N3H होता है, H2SO4 को उपस्थिति में, बात समझ में आ रहा ना। तो इससे क्या होगा, यहां पर कार्बन संख्या कितनी दिखाई दे रही है, 1 2 3 4, इसका मतलब जो 4 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो बनने वाला जो एमीन होगा उसमें कार्बन संख्या कितनी होगी, 3 होगी। यानी कहने का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड में जितने कार्बन लिए जाएंगे बनने वाले एमीन में कार्बन की संख्या हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड संख्या से क्या होगी बेटा, कम होगी। तो यहाँ पर 4 कार्बन है तो बनने वाला एमीन तो NH2 रहेगा ही, लेकिन जो कार्बन की संख्या होगी हमेशा लेस होगी। तो यहाँ पर हो जाएगा CH3 CH2 इसके बाद क्या हो जाएगा बेटा, NH2 प्लस कौन सी गैस, CO2 प्लस क्या हो जाएगा हमारा NH2। तो बहुत अच्छी मेथड है, हम बड़े आराम से जो है किसी एमीन का फॉर्मेशन जो है कार्बोक्सिलिक एसिड के द्वारा जो है हाइड्रोजोइक से करवा करके हम बना सकते हैं। तो सीमित अभिक्रिया बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखेंगे कि सीमित अभिक्रिया क्या होती है, कि कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में जब कार्बोक्सिलिक एसिड को हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो इससे बेटा क्या बनता है, हमारा कोई प्राथमिक एमीन। तो क्या कहते हैं बेटा, अगर स्टेटमेंट लिखना होगा तो उसे क्या कहेंगे हम, सीमित अभिक्रिया कहेंगे। ख्याल करना कि फार्मिक एसिड जो होता है बेटा, फार्मिक एसिड का जो फॉर्मेशन है अगर आप करें सीमित अभिक्रिया के द्वारा किसी एमीन का फॉर्मेशन करें तो यह रिएक्शन शो नहीं करे, यानी कहने का मतलब फार्मिक अम्ल जो होता है सीमित अभिक्रिया नहीं दिखाता है। तो इस बात को आप जो है ख्याल करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी पहली आज की रिएक्शन थी, नेमिंग रिएक्शन था, इसका नाम था क्या बेटा, सीमित अभिक्रिया था, ओके। अब हमारी जो अगली रिएक्शन जो हमारी है नेमिंग रिएक्शन है, उसका नाम है हुन्स-डीकर रिएक्शन। क्या नाम है, हुन्स-डीकर रिएक्शन, हुन्स-डीकर रिएक्शन यानी हुन्स-डीकर अभिक्रिया, हुन्स-डीकर अभिक्रिया। ठीक, ये भी हमारी नेमिंग रिएक्शन है और ये भी क्या होता है कि जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड होता है बेटा उसका सिल्वर सॉल्ट लिया जाता है। क्या लिया जाता है, मैंने बताया इसमें किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होता है, सिल्वर सॉल्ट होता है। और इसको जो होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड जो होता है उसकी उपस्थिति में बेटा जो है इसकी क्या करते हैं हम बेटा, इसकी रिएक्शन करवाते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, किसी एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है
और इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, हुंसडीकर अपक्रिया कहते हैं। कहने का मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूं। इसमें क्या होता है, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कहने का मतलब क्या होगा, RCOOAG, दैट इज सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसकी रिएक्शन बेटा किसी हाइड्रोजन, खास तौर पर हम लोग जो ब्रोमीन का यूज करते हैं, और कार्बन टेट्राक्लोराइड की क्या होती है बेटा, प्रेजेंस होती है, ठीक ना। इसकी तो इससे हमें क्या मिलता है, एल्किल ब्रोमाइड मिलता है, प्लस बेटा हमारा क्या निकल जाएगा, और अगर आप ध्यान से देखें हाँ तो निकल जाएगा AgBr, और साथ में निकल जाएगी हमारी कौन सी गैस बेटा, CO2 गैस। तो बड़ी महत्वपूर्ण रिएक्शन, खासतौर पर देखना, मैंने क्या कहा कि किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होता है, सिल्वर सॉल्ट होता है। इसको ब्रोमीन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में जब हम अभिक्रिया करते हैं तो इससे बेटा हमें क्या प्राप्त होता है बेटा, एल्किल या एरिल जो भी हम यूज करेंगे R बराबर, तो वो क्या प्राप्त होता है, हमारा ब्रोमाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, हुंसडीकर अभिक्रिया कहते हैं। दोबारा मैं रिवाइज कर रहा हूं, कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में जब मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर सॉल्ट को ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो एल्किल या एरिल ब्रोमीन प्राप्त होता है। इस प्रकार की अपक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, हुंसडीकर अपक्रिया कहते हैं। तो रिएक्शन की बात करें तो RCOO आगे क्या बेटा Ag, ये क्या हमारा है, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन किया तो मैंने क्या प्राप्त किया बेटा, एल्किल ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, और बेटा क्या हमारी गैस निकल गई CO2, ठीक है। तो ये तो रहा इसका स्टेटमेंट की रिएक्शन। अब मैं किस एग्जांपल, COO, ठीक है ना, यहां पर क्या ले लिया बेटा Ag, तो इसका नाम क्या होगा, सिल्वर एसीटेट, इसका नाम क्या होगा, सिल्वर एसीटेट, ओके। और प्लस ये तो रहेगा ही, क्या ब्रोमीन रहेगी हमारी। इसकी रिएक्शन किसको उपस्थित करवा रहे हैं हम, CCl4 को उपस्थित करवा रहे हैं। तो क्या होगा इसके बाद, बन जाएगा हमारा CH3Br, ओके, प्लस AgBr, और प्लस निकल जाएगा बेटा हमारा क्या, CO2 गैस। ये जो बनने वाला ब्रोमीन है इसका नाम क्या होगा बेटा, मेथिल ब्रोमाइड, मेथिल ब्रोमाइड, मेथिल ब्रोमाइड। तो बड़ी अच्छी टेक्निक है ब्रोमो कंपाउंड बनाने की, किसी एल्किल ब्रोमाइड या एरिल ब्रोमाइड बनाने की बड़ी अच्छी टेक्निक है, उसका नाम है क्या बेटा, हुंसडीकर अपक्रिया है। तो मैंने क्या किया, सिल्वर एसीटेट का सहारा लेकर के मैंने क्या बना लिया बेटा, मेथिल ब्रोमाइड ले लिया, ठीक है ना। उसी प्रकार से अगर हम किसी एरोमेटिक कंपाउंड की बात कर लें तो मान लीजिए हमने ले लिया है C6H5COOAG, इसका नाम क्या होगा, सिल्वर बेंजोएट, क्या नाम होगा, सिल्वर बेंजोएट। किससे रिएक्शन कर रहे हैं हम, Br2 के साथ, ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो क्या निकलेगा बेटा हमारा, तो हो जाएगा C6H5Br प्लस AgBr, और प्लस निकल जाएगी कौन सी गैस हमारी, CO2 गैस। ये जो बनने वाला ब्रोमो कंपाउंड है इसका नाम क्या होगा बेटा, ब्रोमोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन। क्या नाम इसका है, ब्रोमोबेंजीन। तो बड़ी अच्छी मेथड है किसी एल्किल ब्रोमाइड या एरिल ब्रोमाइड से हम कहते हैं बेटा, उसको बनाने की जो हुंसडीकर मेथड है कार्बोक्सिलिक एसिड से, इससे हम बड़े आराम से जो है बना सकते हैं। बात समझ में आ रहा है ना, ठीक। अब कुछ और हमारे पास रिएक्शन है जो बची हुई, इसकी रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड की। जैसा कि आपने पढ़ा भी होगा, एक रिएक्शन है बड़ी अच्छी है, रिएक्शन है डाईएजोमेथेन से रिएक्शन, रिएक्शन विथ डाईएजोमेथेन, डाईएजोमेथेन। क्या सूत्र होता है जी, CH2N2। ये सूत्र है डाईएजोमेथेन का है, CH2N2 किसका सूत्र मैंने बताया, डाईएजोमेथेन का है। इसके जो रिएक्शन हमें पढ़नी है वो किससे पढ़नी बेटा है, कार्बोक्सिलिक एसिड से पढ़नी, ठीक है ना। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन हम किससे करवाना चाह रहे हैं, डाईएजोमेथेन से। तो ख्याल करना, जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन डाईएजोमेथेन के साथ करवाया जाता है तो इससे बनने वाला जो प्रोडक्ट होता है बेटा वो हमेशा किस नाम से जाना जाता है बेटा, एस्टर होता है। सिंपल सी बात है, क्या बताया कि कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर डाईएजोमेथेन से रिएक्शन करवाया जाता है तो बनने वाला जो प्रोडक्ट होता है बेटा उसका क्या नाम होता है बेटा, एस्टर होता है।
जैसे मान लीजिए हमने ले लिया है कार्बोक्सिलिक एसिड के रूप में CH3COOH, ओके। डाइएजोमेथेन का सूत्र आप जानते N2 होता है, ठीक है ना। और जैसे इसके रिएक्शन करवाते हैं तो होता क्या है, ये जो CH2 पार्ट होता है बेटा ये एसिलिंग करके बन जाता है हमारा CH3 बन जाता है। अब प्लस जो हमारी गैस है N2 क्या होती है बेटा, रिलीज हो जाती है। तो ये आप जानते हैं RCOR का फार्मूला, RCOR यानी किसी एस्टर का इसका नाम है मेथिल एसीटेट। एक एस्टर है जिसका नाम है मेथिल एसीटेट। बात समझ में आ रहा ना। तो बड़ी अच्छी टेक्निक है किसी भी एस्टर को बनाने की। जो कार्बोक्सिलिक एसिड की जो रिएक्शन है डाइएजोमेथेन से हम बड़े आराम से जो है बना सकते हैं। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल के रूप में किसको ले लिया बेटा है, एस्टिक एसिड को लिया, और एस्टिक एसिड की रिएक्शन हमने किससे करवाया, डाइएजोमेथेन से। तो बनने वाला जो एस्टर था उसका नाम हो गया हमारा मेथिल एसीटेट, ओके। ठीक उसी प्रकार से अगर मान लीजिए हमने ले लिया है रिएक्शन के तौर पर कुछ और कार्बन की संख्या में बढ़ा रहा हूं, दैट इज प्रोपियोनिक एसिड। कितना कार्बन है, 1 2 3, और मैं रिएक्शन किससे करवा रहा हूं, डाइएजोमेथेन से करवा रहा हूं। तो इससे क्या प्रोडक्ट बनेगा, अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर जो CH2 दिखाई दे रहा है ये H को लेकर के क्या बना लेगा, CH3। तो बनने वाला प्रोडक्ट होगा हमारा CH3 CH2, समझ में आ रहा है ना। इसके बाद क्या हो जाएगा बेटा COO, इसके बाद हो जाएगा CH3 और प्लस हमारा निकल जाएगा क्या, N2 गैस, ओके। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, मेथिल, इसका नाम हो जाएगा मेथिल। और कार्बन संख्या कितना दिखाई दे रहा है, 1 2 3, तो 3 का मतलब हो जाएगा प्रोपियोनेट, प्रोपियोनेट, मेथिल प्रोपियोनेट। तो कितना भी कार्बन की संख्या अगर हम लें कार्बोक्सिलिक एसिड में, अगर इसकी रिएक्शन हम डाइएजोमेथेन से करवाएंगे तो उससे जो बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा उसका नाम क्या होगा, एस्टर होगा। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के दौरान हमने एग्जांपल के रूप में किसको लिया है, एस्टिक एसिड को लिया है, और इसकी रिएक्शन हमने किससे करवाया, डाइएजोमेथेन से, तो इससे जो बनने वाला एस्टर होगा उसका नाम होगा मेथिल एसीटेट, ठीक है। अगर हमने कार्बोक्सिलिक एसिड में और इसकी रिएक्शन किससे करवाया, डाइएजोमेथेन से, तो इससे जो बनने वाला हमारा जो एस्टर होगा उसका नाम है मेथिल प्रोपियोनेट, ठीक है। तो आज के जो हमारी जो कुछ बची हुई जो केमिकल रिएक्शन थी जो कार्बोक्सिलिक एसिड के जो COOH पर होने वाली थी वो हमारी क्या हुई बेटा, समाप्त हुई। बाकी जो हमारा जो B वाला पार्ट है जो कार्बोक्सिलिक एसिड का था, वो हमारा जो बचा हुआ जो रिएक्शन था वो रिएक्शन था हमारा किसके द्वारा था, एल्किल ग्रुप पर था। किस पर था, हमारा एल्किल ग्रुप पर था। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की जो बची हुई रिएक्शन जो हमें पढ़नी है वो किससे पढ़नी हमारी है, एल्किल ग्रुप पे। और एल्किल ग्रुप पे जो कार्बोक्सिलिक एसिड की जो रिएक्शन है एक ही रिएक्शन में पढ़ना है, और सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है उसका नाम है HBZ रिएक्शन, ठीक। और HBZ रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपके सिलेबस में रखा गया है, और इंटरमीडिएट के दौरान ये जो है कहीं ना कहीं एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो HBZ रिएक्शन क्या है और HBZ रिएक्शन की क्या खासियत होती है, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि HBZ रिएक्शन का जो पूरा फुल फॉर्म क्या होता है। तो HBZ का मतलब क्या होता है, हेल, क्या होता है, हेल। V का बेटा मतलब होता है वोल्हार्ड, क्या होता है, वोल्हार्ड। और Z का मतलब होता है बेटा जेलिनेस्की, जेलिनेस्की। ख्याल करना, HBZ का पूरा फुल फॉर्म मैंने क्या बताया बेटा, हेल। H का मतलब क्या हो गया बेटा, हेल। V का मतलब क्या हो गया, वोल्हार्ड। और Z का मतलब क्या हो गया हमारा बेटा, जेलिनेस्की। तो HBZ रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड की जो रिएक्शन आपको पढ़ना है वह उसके केवल और केवल किस ग्रुप पर होती है बेटा, उसके एल्किल ग्रुप पर होती है, ठीक है। तो कुछ कंडीशन है जो HBZ रिएक्शन की है उसको हम लोग जान जाते हैं, इसके बाद हम इसके रिएक्शन के बारे में आपको बताते हैं। तो HBZ रिएक्शन की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि हमारे पास ऐसा इसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे खास बात यही है कि ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड लिया जाए जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम क्या होना चाहिए बेटा, प्रेजेंट होना चाहिए। अगर किसी कार्बोक्सिलिक एसिड में अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है तो ऐसी दशा में वह HBZ रिएक्शन शो करेगा। मान लीजिए मैंने आपको दो कार्बोक्सिलिक एसिड का एग्जांपल दिया है, मान लो मैंने दिया CH3COO, आगे बेटा मैंने दे दिया H, एक कार्बोक्सिलिक एसिड ये, और दूसरा मैंने दे दिया बेटा आपको HCOOH। ध्यान से देखना आप,
मैं पहले कंडीशन बता चुका हूं कि HBZ रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, और यह रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड की केवल किस पर होती है बेटा, मैंने बताया है एल्किल ग्रुप पर होती है। फिर इसके बाद मैंने क्या कंडीशन बताई कि जो HBZ रिएक्शन होती है वह ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड शो करते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले हमें यह सीखना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में अल्फा हाइड्रोजन एटम क्या है। तो मैंने दो एग्जांपल आपके सामने दिया है, एक एसिटिक एसिड दिया बेटा है और एक मैंने दे दिया है फार्मिक एसिड दिया है। अब जरा हमें ये देखना है कि इन दोनों एसिड में किसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है या किसमें नहीं है, या दोनों में नहीं है या दोनों में है। तो ख्याल करना, आपको बताया गया होगा कि अल्फा हाइड्रोजन एटम उसे कहते हैं कि कार्बनिक यौगिक में जो क्रियात्मक समूह होता है, कार्बन की संख्या को अगर कभी भी अल्फा कार्बन की पहचान अगर करनी होती है तो खास तौर पर यह बताया जाता है कि क्रियात्मक समूह के बगल वाला कार्बन एटम होना चाहिए। अगर उस कार्बन से हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होना है तभी वो कहलाएगा बेटा क्या, अल्फा हाइड्रोजन एटम। जैसा कि मैंने एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के दौरान पर ध्यान से देखें, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो क्रियात्मक समूह होता है बेटा वो COOH होता है। तो ये तो COOH पूरा पार्ट हो गया, तो इसके बगल वाले कार्बन से अगर H प्रेजेंट है तभी आप कहेंगे कि उसमें अल्फा हाइड्रोजन है। तो अगर ध्यान से देखें, जो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो COOH है, इस कार्बन से भी कार्बन ऐड है और इस कार्बन से क्या दिखाई दे रहा है, H दिखाई दे रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम क्या है, प्रेजेंट है। बात समझ में रहा है? और कितना अल्फा हाइड्रोजन है अगर आप काउंट करें तो कार्बन से कितना दिखाई दे रहा है बेटा, 3 दिखाई दे रहा है। इसमें जरा फार्मिक एसिड में देखें, यहां पर क्रियात्मक समूह तो COOH दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके बगल तो H है, लेकिन वह H किसके साथ लिंक होना चाहिए, मैंने कंडीशन बताया है चाहिए। तो यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड में जो कार्बन की संख्या दिखाई दे रही फार्मिक एसिड में, इसके बगल H है, लेकिन अगर यही H जो है कार्बन के साथ लिंक होता है जैसा कि एसिटिक एसिड में है, तब इसमें कहीं ना कहीं अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होता। इसका मतलब फार्मिक एसिड में अल्फा हाइड्रोजन एटम क्या होता बेटा, एब्सेंट होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पहचानना चाहिए कि अल्फा हाइड्रोजन एटम कहां माना जाता है। तो क्रियात्मक समूह के बगल वाले कार्बन से अगर कभी भी बेटा जो है कार्बन दिखाई दे, अगर उस कार्बन से H दिखाई दे रहा है तो आप ख्याल करना कि उस कंडीशन में उसमें कहीं ना कहीं अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। लेकिन अगर उसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो वही कंडीशन मैंने जो एल्डोल में बताई थी वही कंडीशन होती है कि वहां पर वह एल्डोल कंडीशन में कि उसमें अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है तभी एल्डोल कंडीशन रिएक्शन शो करेगा। तो HBZ रिएक्शन में भी वही खासियत होती है, अगर इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है तब कहीं ना कहीं जा करके यह HBZ रिएक्शन शो करे। समझा है? अगर मैं कुछ और एग्जांपल की बात कर लूं, मान लो CH2 दे दिया और बेटा मैंने दे दिया COOH दे दिया। ध्यान से देखना, अब मैं आपसे पूछूं इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, अगर है तो कितना है, ये भी देखना है। तो मैंने बताया क्रियात्मक समूह के बगल वाला कार्बन बेटा क्या माना जाता है, अल्फा, और बगल वाला क्या माना जाता है बेटा, बीटा। हमें मतलब किससे केवल HBZ से है, केवल अल्फा कार्बन से है। तो अल्फा कार्बन से अगर आप देखें तो उस कार्बन से H जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, तो कुल अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2H है। अब ये मत सोचना कि यहां पर 2 यहां पर दिखाई दे रहा है, 3 यहां पर, टोटल हो गए 5, नहीं, यहां पर केवल और केवल मतलब किससे हमें है, अल्फा हाइड्रोजन से मतलब है। और अल्फा का मतलब वही होता है जो क्रियात्मक समूह के बगल वाला कार्बन हो, अगर उस कार्बन से ये जुड़ा होगा तभी अल्फा हाइड्रोजन माना जाएगा। यहां पर बेटा बीटा कार्बन दिखाई देता है, बीटा कार्बन से हमें कोई लेना देना नहीं होता है। तो आप लोगों को जो मैंने बात बताई HBZ रिएक्शन के बारे में, जो खास बात है कि ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है वही HBZ रिएक्शन शो करते हैं बेटा, ठीक है ना। और इसके बाद मैं अगली बात बता रहा हूं कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड को जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है उसको रेड फास्फोरस, ओके, और कोई हाइड्रोजन बेटा ले लें, चाहे ब्रोमीन ले लें, चाहे बेटा क्लोरीन ले लें, चाहे बेटा क्या ले लें, आयोडीन, यानी कोई भी ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, कोई भी हाइड्रोजन यूज आप करें, लेकिन इसमें खास तौर पे बेटा फ्लोरीन जो हाइड्रोजन होता है इसका यूज ना करें। तो रेड फास्फोरस की उपस्थिति में किसी भी हाइड्रोजन को, ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है उसमें क्या होता है, जितना अल्फा हाइड्रोजन होता है
उसका रिप्लेसमेंट बेटा जो होता है हाइड्रोजन एटम के द्वारा होता है। ठीक है, इस संपूर्ण रिएक्शन को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, HBZ रिएक्शन कहते हैं। आइए हम लोग जो है रिएक्शन के माध्यम से HBZ रिएक्शन को समझते हैं बेटा। ठीक है, मान लीजिए मैंने ले लिया है CH3COOH। क्या इसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है? यस। अल्फा हाइड्रोजन बराबर कितना दिखाई दे रहा है? 3 है। किसी हाइड्रोजन के साथ मैंने बताया ले लें बेटा ब्रोमीन ले लें, किसको उपस्थिति में? रेड फास्फोरस मैंने बताया। और अगर HNO ले लें तो और अच्छी बात है, यानी प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्शन होती है। तो ब्रोमीन तब तक अल्फा हाइड्रोजन पर जब तक कि संपूर्ण हाइड्रोजन जो अल्फा वाला है वह हाइड्रोजन के द्वारा बेटा रिप्लेसमेंट ना हो जाए। तो यहां पर जो ब्रोमीन बेटा यहां पर अटैक करेगा 1 टाइम्स, तो क्या होगा यहां पर बेटा CH2, यहां पर हो जाएगा बेटा ब्रोमीन, फिर हो जाएगा COOH। क्या यह रिएक्शन आगे होगी? जी हां, आगे अभी होगी, क्योंकि अभी अल्फा हाइड्रोजन से आपको दिखाई दे रहा कितना H बचा है? 2। तो इसका मतलब आगे भी ब्रोमीन से रिएक्शन होगी। बात समझ में आ रहा है ना? तो इसके बाद यहां पर हो जाएगा ब्रोमीन संख्या कितनी हो जाएगी बेटा? ट्वाइस टाइम, फिर CH, इसके बाद COOH। क्या आगे रिएक्शन होगा? अभी होगा। फिर क्या होगा ब्रोमीन के साथ? तो हो जाएगा बेटा Br3CCOOH। क्या अब आगे रिएक्शन होगा? जी नहीं, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन संख्या कितनी थी? 3। यानी हमने जो रिएक्शन पढ़ा वो कितने स्टेप में पढ़ा? 3 स्टेप में, 1, 2 और फाइनल बेटा कितना हो गया हमारा? 3rd हो गया। तो पहला जो कंपाउंड होगा इसका नाम अल्फा ब्रोमो एसिटिक एसिड, अल्फा ब्रोमो एसिटिक एसिड। इसमें क्या होगा बेटा? 2 ब्रोमीन यानी अल्फा अल्फा डैश करें या डाई ब्रोमो कह दें, डाई ब्रोमो एसिटिक एसिड। और इसके बाद 3 ब्रोमीन है तो बेटा हो जाएगा ट्राई ब्रोमो एसिटिक एसिड। तो बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बड़े आराम से आप समझ सकते हैं कि ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज करना है बेटा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, और अल्फा हाइड्रोजन पर ही हाइड्रोजन का अटैक होगा, रेड फास्फोरस होगा और बेटा हमारा सनलाइट होगा। ये तब तक अटैक होगा जब तक कि कार्बन से लगे, अल्फा हाइड्रोजन से लगे, जो कार्बन से संपूर्ण यश जो होता हट नहीं जाता बेटा। तो इस प्रकार से आप लोगों ने HBZ रिएक्शन के बारे में जो है देखा। तो इस प्रकार से हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड की जो रिएक्शन थी बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज जो पढ़ना था, आज हमारा क्या हुआ बेटा? एंड हुआ। आज के वीडियो में इतना ही बस। थैंक्स, धन्यवाद।